इंतकाम। यह कहानी शुरू होती है एक हंसते खेलते परिवार के साथ, लेकिन इसका ऐसा दुखद अंत होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। शिखर और अवंतिका दोनों ही की शादी को 2 साल हुए थे। आज शिखर के छोटे भाई रौनक की शादी पक्की हो गई थी। अमृता और रौनक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। रौनक और शिखर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। शिखर ने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उसका एक ही सपना था, अपने साथ साथ रौनक को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। शिखर का सपना आज पूरा हुआ था। रौनक एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। आज अमृता जिसे वह बहुत चाहता था वह भी उसकी ज़िंदगी में आने वाली थी। शिखर, अवंतिका और रौनक तीनों अमृता के घर बैठे थे, शादी की बात कर रहे थे। सारी बातें तय हो जाने के बाद तीनों उठकर खड़े हो गए। शिखर ने अमृता के पापा से कहा, अंकल आप शादी की तारीख निकलवा लीजिए। और हाँ, हम शादी बहुत ही सिंपल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होना। शादी का सारा इंतज़ाम मैं देख लूँगा। अमृता के पापा जगवीर जी ने कहा, बेटा तुमसे बात करके तो मेरा मन ही हल्का हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। शिखर ने अवंतिका की ओर इशारा किया। दोनों विदा लेकर चल दिए। बाहर आकर रौनक ने कहा, भैया आप भाभी को लेकर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह सुनकर शिखर ने उसे घूमते हुए कहा, तुझे पता है न रात कितनी हो गई है, सुनसान रास्ता है, जंगल भी पड़ता है, चल हमारे साथ। अवंतिका ने कहा, ओफो आप भी ओल्ड फैशन हो, इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए अमृता के साथ बिताने के लिए। इन दोनों की जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है। यह सुनकर शिखर हंसने लगा। रौनक को वहीं छोड़कर दोनों वापस चल दिए। शिखर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रास्ते का कुछ हिस्सा जंगल से होकर गुजरता था, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। शिखर बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। शिखर ने अवंतिका से कहा, जानती हो अवंतिका, मुझे अपनी शादी की जितनी खुशी नहीं हुई थी उससे ज़्यादा आज हो रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने रौनक को अपने बेटे की तरह पाला है। उसकी शादी से बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अवंतिका बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ। मेरे पापा ने जब मेरी शादी पक्की की थी तो वो भी कितना खुश थे। आज तुम वही खुशी महसूस कर रहे हो। तभी गाड़ी को तेज झटका लगा, जैसे गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई हो। शिखर और अवंतिका घबरा गई। शिखर ने फटाफट ब्रेक लगाए। अवंतिका की चीख निकल गई। शिखर ने कहा, पता नहीं शायद कोई जंगली जानवर होगा। मैंने बातों के चक्कर में ध्यान से देखा नहीं। मैं उतर कर देखता हूँ। अवंतिका बहुत डर गई थी। उसने कहा, नहीं तुम नीचे मत उतरो, चलो यहाँ से फटाफट। शिखर भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा, उतर कर तो देखना ही पड़ेगा, कहीं कुछ गाड़ी के नीचे न फंसा हो। गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। वह अवंतिका से बात कर ही रहा था, तभी अवंतिका सामने शीशे में देखकर चीख पड़ी। उसे देखकर शिखर ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खून से लथपथ सड़क पर खड़ा था और अपने आप को घसीटता हुआ उनकी ओर आने की कोशिश कर रहा था। वह बुरी तरह जख्मी था। शिखर और अवंतिका बुरी तरह घबरा गए। शिखर उतरकर उसके पास जाना चाह रहा था, लेकिन अवंतिका ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से, तुमने एक आदमी को उड़ा दिया है,
पुलिस केस हो जाएगा। घबराहट में शिखर ने गाड़ी भगा दी। फिर उसने सामने शीशे में देखा, वो आदमी गिर पड़ा था और हाथ जोड़कर मदद के लिए पुकार रहा था। शिखर घबराहट में गाड़ी भगाता बहुत दूर निकल गया। अवंतिका अब भी रो रही थी। शिखर ने कहा, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था, वह मर जाएगा। अवंतिका ने कहा, तुमने देखा नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, वो बचेगा नहीं, अस्पताल ले जाते तो तुम फंस जाते। अवंतिका की हाँ में हाँ मिलाकर शिखर ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर में वे दोनों शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। अवंतिका ने पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और बोतल शिखर को और बढ़ा दी। शिखर ने मना कर दिया। कुछ ही देर में घर आ गया। शिखर ने गाड़ी पार्क की ओर उतर कर देखा। गाड़ी पर सामने से टेढ़ पड़ गया था। एक और की फ्रंट लाइट भी टूट गई थी। अवंतिका जल्दी से गाड़ी से उतरी और शिखर को लेकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। शिखर को बहुत पछतावा हो रहा था। हे भगवान, आज ही यह सब होना था। पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। अवंतिका बोली, शिखर अब इस बात को भूल जाओ। उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें पुलिस पकड़ लेती और हम सब का क्या होता। शिखर ने अवंतिका की बात में सहमति जताई, लेकिन उसका मन अंदर से उसे कचोट रहा था। बार बार वही दृश्य दिख रहा था। खून में लथपथ आदमी उठकर किसी तरह उनकी ओर आ रहा था। फिर वह गिर पड़ा और जमीन पर पड़े पड़े हाथ जोड़ रहा था। कुछ ही देर में घंटी बजी। शिखर ने गेट खोला तो देखा सामने रौनक खड़ा था। रौनक अंदर आया। शिखर ने जल्दी से गेट बंद करके शिखर से सवाल किया। शिखर ने पूछा, तू वहाँ से आया, रास्ते में कुछ देखा? रौनक बोला, नहीं भैया, रास्ते में तो कुछ नहीं था। यह सुनकर शिखर को और ज़्यादा घबराहट होने लगी। वह उसे अपने बेडरूम में ले गया, जहाँ अवंतिका बैठी रो रही थी। भाभी को रोता देखकर रौनक ने कहा, क्या हुआ भैया, आप दोनों लड़ाई हुई है क्या? भाभी क्यों रो रही है? शिखर ने झुंझलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जंगल में रोड पर तुझे कोई घायल आदमी मिला था क्या? अब रौनक के सब्र का बांध टूट रहा था। भैया, साफ साफ बताओ, बात क्या है? भाभी क्यों रोए जा रही है? शिखर उसे सारी बात बता देता है। यह सुनकर रौनक सिर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? लेकिन उस रास्ते पर तो कोई नहीं मिला। शिखर ने अवंतिका की ओर देखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो सकता है कोई उसे उठाकर अस्पताल ले गया हो। रौनक भी शिखर की बात का समर्थन करता है और अवंतिका को दोनों चुप कराने की कोशिश करते हैं। तीनों सोने चले जाते हैं। शिखर और अवंतिका अपने बेडरूम में लेटे थे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। उधर रौनक भी जाग रहा था। जंगल में घायल पड़े उस आदमी के साथ क्या हुआ, यह सब जानना चाहते थे। रास्ते के गहरे सन्नाटे में वह करीब 40 साल का आदमी, जो कि आखिरी बस छूट जाने के कारण ही पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसे पता था इस जंगल में रात को 12 बजे के बाद शैतानी ताकतों का कब्जा हो जाता है।
इसलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। तभी उसे पीछे से एक कार आती